नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे मध्यकालीन इतिहास के सीरीज़ का 17वां वीडियो है और आज का टॉपिक है अकबर। अकबर भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में से एक हैं। अकबर 13 वर्ष की अवस्था में शासक बनता है और इसके आगे चलकर इसके विचार, व्यक्तित्व और कार्य इतने विशाल और विराट होते हैं कि पूरा का पूरा मुगल काल इसमें समा जाता है और आने वाले सम्राटों के लिए ये एक रोल मॉडल का काम करता है। आइए थोड़ा सा अकबर के संबंध में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अपना मुगल वंश की शुरुआत बाबर से होती है या मुगल काल की शुरुआत बाबर से होती है, जिसका समय काल 1526 से लेकर 1530 AD के बीच में रहता है। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं शासक बनता है और 2 बार शासक बनता है, 1530 से लेकर 1540 के बीच में। फिर पुनः 1555 AD से लेकर 56 AD तक ये शासक रहता है। उसके बाद मुगल काल में एक शून्य काल आता है मुगल वंश के संबंध में, जो कि उस समय सूर्यवंश का शासक दिल्ली पर स्थापित होता है, जिसका समय काल 1540 से लेकर 1555 AD के बीच में होता है। फिर सूर्यवंश की समाप्ति के बाद हुमायूं एक बार शासक बनता है 55 में, और फिर 56 में उसकी मृत्यु के बाद अकबर फिर से शासन संभालता है। यानी कि ये इसका समय काल 1556 से लेकर 1605 AD के बीच में जो भी समय काल रहा उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि हुमायूं के बाद तुरंत अकबर नहीं बनता है दिल्ली पर शासन, उसके बाद सूर्यवंश का शासन स्थापित होता है और इस वंश के सबसे प्रतापी राजा जो कि शेरशाह सूरी रहे, जिनका समय काल 1540 AD से लेकर 1545 AD के बीच में रहा, जो कल हम लोगों ने डिटेल से सूर्यवंश के संबंध में अध्ययन किया था। तो आइए अब अकबर के संबंध में हम लोग कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इसकी राजत्व की अवधारणा क्या थी, इसके विचार क्या थे, इसके कार्य क्या थे, इसकी साम्राज्य की नीतियाँ क्या थी, इसकी राजपूत नीतियाँ क्या थी, इतना डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसकी कला संस्कृति में क्या योगदान रहा, क्योंकि अकबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, आइए देखते हैं। आज हम लोग अकबर के व्यक्तित्व, राज्य एवं राजत्व की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वाले सम्राट या आने वाले सम्राटों को या दिल्ली सल्तनत के रहें या मुगल वंश के रहें, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन नहीं किया था, परंतु अकबर के संबंध में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये मुगल काल के केंद्र में रहा है। अगर मुगल काल पर प्रश्न पूछा जाता है तो समझ लीजिए बिना अकबर के जाने ही मुगल काल के संबंध में हम लोग प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स भी रहेगा, मेंस की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अकबर की राज्य के विस्तार की नीति देखेंगे, फिर उसके बाद इसके व्यक्तित्व, विचार एवं कार्यों को देखेंगे। अकबर मुगल काल के प्रतिनिधि के तौर पर जाना जाता है, रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि अकबर केंद्र में रहता है। अगर एग्जाम में या मुख्य परीक्षा में मुगल काल की प्रशासकीय व्यवस्था पूछता है या राजत्व की अवधारणा पूछता है, तो हम लोग बिना अकबर के जाने ही इस पर हम लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। हम लोग जो हमें जानना होगा कि अकबर की प्रशासकीय व्यवस्था क्या थी, अकबर की राजत्व की अवधारणा क्या थी, सैन्य अवधारणा क्या थी, राजस्व की अवधारणा क्या थी। इसके जानने के बाद हम लोग आसानी से मुगल की प्रशासकीय व्यवस्था या राजत्व की अवधारणा को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अकबर की बहुत सारी व्यवस्थाएं, नीतियां आने वाले सम्राटों ने अंग्रेजों के अपनाए और एवं अंग्रेजों के काल तक बने रहा। यानी कि अकबर एक रोल मॉडल का काम किया और इसके भी जितने व्यक्तित्व थे, कार्य थे और जितनी भी नीतियां थी आने वाले सम्राटों ने अपनाया। हालांकि अकबर की जो नीतियां थी, ऐसा कहा जाता है शेरशाह की नीतियों की अग्रगामी थी। इसके बाद देखेंगे कि वर्तमान में आज भी देखेंगे कि वर्तमान में जो भी रहा उसका मॉडिफाई रूप में, परिवर्तित रूप में आज भी उनकी नीतियाँ दिखाई हमें देती है। अकबर के व्यक्तित्व, विचार एवं कार्य इतने विशाल एवं विराट है कि संपूर्ण मुगल काल इनमें समा जाता है। तो आइए देखते हैं अकबर का राजत्व की अवधारणा क्या थी। अकबर का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। इनका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था और इनका शासनकाल 1556 से लेकर 1605 AD के बीच में रहता है। ये 49 वर्षों तक शासन किया और 50वें वर्ष में इनकी मृत्यु होने के बाद ये शासक मृत्यु तक ये शासक बने रहे। इसके बाद इनका जन्म को देखें तो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में हुआ था, राणा वीर साल के घर के अंतर्गत। इनका जन्म एक राजपूत परिवार के अंदर हुआ था। ये राजपूत में नहीं थे, मानी कि इनका जन्म राजपूत घर में हुआ था, क्योंकि इनके पिता जो हुमायूं थे 1540 AD में निर्वासित हो गए थे भारत से और इधर उधर भटक रहे थे। तो उसी क्रम में इनकी पत्नी जो हमीदा बानो बेगम थी, अमरकोट के राजा राणा बिरसाल के घर के अंदर रहती थी और वहीं पर इनका जन्म हुआ था अकबर का। और उसके बाद देखेंगे कि इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालानौर में पंजाब में हुआ था। और इनका जो प्रधानमंत्री थे बैरम खान थे, जिन्हें खान बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और एक किताब नाम होता है अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था, जिसे आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये छोटा सा परिचय हुआ, अब थोड़ा सा डिटेल में इधर से देखते हैं।
अकबर का व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके आसपास की परिस्थितियों से होता है, उसका किन लोगों से संपर्क रहा है, उसकी पैतृक विरासत क्या रही है। तो इन आधारों पर व्यक्ति का चेतना का निर्माण होता है और इन्हीं व्यक्तित्व और चेतना से वो अपनी एक राजत्व की अवधारणा विकसित करेंगे। तो राजत्व की अवधारणा समझने से पहले इन सब चीज़ों को थोड़ा सा जान लेंगे तो अकबर की नीतियों को समझने में आसानी होगी, उसके राजत्व की अवधारणा को समझने में आसानी होगी, राजपूत नीतियों को समझने में आसानी होगी, कला संस्कृति में उसका क्या योगदान रहा उसे समझने में आसानी होगी। तो आइए अकबर के व्यक्तित्व के निर्माण में किन किन लोगों का सहयोग रहा है उसको देखते हैं। हुमायूं के मृत्यु के बाद बैरम खां बड़ी होशियारी से अकबर का राज्यारोहण कर दिया, क्योंकि अकबर के मृत्यु के 3 दिन बाद घोषणा ही है, हुमायूं के मृत्यु के 3 दिन बाद घोषणा की गई कि बादशाह की मृत्यु हुई है, क्योंकि समाज में अपने राज्य में और अव्यवस्था फैलने के डर से इस चीज़ को छुपाए रखा कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। उसके कुछ दिन बाद यानी 3 दिन बाद बहुत ही चालाकी से अब इनके जो सेनापति थे, प्रधानमंत्री थे, वजीर बोलिए, वे बहुत चालाकी से अकबर को प्रशासक बनाए, शासक बनवा दिया, खुतबा पढ़वाया। खुतबा पढ़वाने का मतलब होता है कि इस्लाम की मान्यता दी गई कि ये बादशाह हो गए। तो ठीक है, तो लगभग 13 वर्ष की अवस्था में ये बादशाह बने, यानी 13 वर्ष की अवस्था में बादशाह बने तो इनका जो शासनकाल रहा है लगभग 50 वर्षों का रहा। तो इतने लंबे समय का अनुभव रहा है और इतने लंबे समय का अनुभव के कारण इनके व्यक्तित्व में एक अलग निखार आता है, इनके सोच में अलग निखार आता है लंबा प्रशासन के वजह से। उसके बाद बैरम खां के संरक्षण में अकबर का शासन कर रहे थे बैरम खां, जो थोड़े उदारवादी विचार के थे। ठीक है, उसके बाद सूफी संतों के संपर्क में अकबर बचपन से था। सूफी वैचारिक एवं धार्मिक दृष्टि से उदार थे। इस संगत ने विचारों को प्रभावित किया। जो अकबर थे उनका संबंध सूफी संतों से भी था। ठीक है, उसके बाद अकबर की पैतृक विरासत को देखें तो थोड़ी उदार थी, पूरी तरह नहीं बट थोड़ी उदार थी। और राजत्व और या साम्राज्य विस्तार के लिए तो कोई भी अब युद्ध करता है, बट अगर पर्सनली व्यक्तिगत रूप से देखें तो थोड़े उदार थे, जिसमें इनके पैतृक विरासत में बाबर दादाजी हैं और हुमायूं पिताजी हैं। ठीक है, बाबर जो एक प्रकृति प्रेमी था, श्रम को महत्व देता था। जब युद्ध होता था तो शराब और अफीम खाना छोड़ देता था। तो ये समर्पण उसके त्याग को दिखाता है। तो इस तरह का इससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण यहाँ से भी होता है। उसके बाद एक हुमायूं को देखते हैं जो बहुत ही करुणा भाव वाला व्यक्ति था, उदार व्यक्ति था। तो ये भी अकबर के व्यक्तित्व के निर्माण में ये भी इसका प्रभाव रहेगा। अकबर को बचपन से राजपूतों की निष्ठा और प्यार देखने को मिला, क्योंकि इनका जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। तो इनको बचपन से ही इन्होंने देखा कि राजपूतों के प्रति क्या लगाव रहा, इसे राजपूतों के प्रति इनका लगाव हो गया। वो करीब से देख रहे थे कि राजपूत कितने निष्ठावान होते हैं और वो कितने प्यार करते हैं। तो इस वजह से वो बचपन से इस निष्ठावान और प्यार को देखते आ रहे थे। इस वजह से इनके प्रति, हिंदुओं के प्रति मन में प्रेम जगा। ठीक है, उसके बाद अकबर समझ गया था कि इनके जो भी मुगल सरदार थे उन पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये कभी भी विद्रोह कर सकते थे। अपने इतिहास को पीछे देखा था थोड़ी बहुत। ठीक है, उसके बाद इसलिए इन्होंने हिंदुओं की सहायता ली, हिंदुओं को सहायता लेकर साम्राज्य का विस्तार किया। तो आइए देखते हैं साम्राज्य के विस्तार में कौन कौन से कदम उठाए और कहाँ कहाँ अधिकार किया। अकबर के राज्य विस्तार को देखें तो अकबर जब शासक बने तो इनका शासन दिल्ली और आगरा तक ही सीमित था और ये भी अनिश्चित था और इनका शासन था अनिश्चित था कि कब तक शासक हम बने रहेंगे। इस क्रम में क्या हुआ कि एक बिहार के चुनार में एक आदिल शाह सूरी शासक होता है जो कि शेर शाह सूरी का भतीजा था, जो कि बिहार से बंगाल तक शासन कर रहा था। इस क्रम में इनका जो आदिल शाह सूरी है, इनके निष्ठावान और समर्थ सेनापति हेमू थे। हेमू अपने जीवन में 22 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध हारे नहीं थे। हेमू को आदिल शाह ने मुगलों को खदेड़ने का कहा कि आप मुगलों को खदेड़िए। इस क्रम में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है। मुख्यतः यहाँ पर तो बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा। थोड़ा पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। बिहार में अपने आदिल शाह सूरी रहते हैं और इनके सेनापति हेमू रहता है। ठीक है, ये आदेश देते हैं, आदिल शाह सूरी से हेमू को आदेश देते हैं कि मुगलों को खदेड़ो। तो जब ये हेमू ने हमला किया दिल्ली पर, तो यहाँ पर दिल्ली पे जो सरदार थे, मुगल वंश के सरदार थे तारदी बेग भाग खड़े हुए और पंजाब पहुँच गए और दिल्ली पर हेमू ने अधिकार कर लिया। तो दिल्ली पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हिंदू था जो दिल्ली पर अधिकार किया। तो हेमू एकमात्र हिंदू थे जो दिल्ली पर अधिकार कर लिए। जब उस समय अकबर पंजाब में था, जब अकबर को जानकारी मिली तो वो दिल्ली की ओर बढ़ने लगा और हेमू भी आगे बढ़ने लगा और इन दोनों का मुलाकात पानीपत के मैदान
मैदान में होता है जो कि हरियाणा में है। 5 नवंबर 1556 AD में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है और इस क्रम में क्या हुआ कि हेमू शुरुआती दौर में जीत रहा था, पर क्या हुआ, अचानक से हेमू के आंख पर एक तीर लग जाती है। आंख पे तीर लगने से हेमू हाथी के जो ऊपर छतरी होती है, वो जो गोल घेरा होता है, उसी पर गिर जाता है। तो सैनिकों को लगा कि हेमू हम मर गया है। इस वजह से क्या हुआ कि सेनापति की मृत्यु पाकर जो भी सैनिक थे वो भाग खड़े हुए तो अकबर यहाँ स्वतः युद्ध जीत जाता है और हेमू को गिरफ्तार करके उसका गर्दन का कलम कर दी जाता है, हेमू की हत्या कर दी जाती है। इस तरह पानीपत का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। अगर हेमू का आंख में तीर नहीं लगता तो शायद इतिहास कुछ और हो सकता था, क्योंकि अकबर यहाँ हेमू जीत रहा था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इनमें एक जो इनके मैंने बताया कि अकबर बैरम खां के नेतृत्व में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा और 1556 का समय था। 1556 से 60 AD के बीच में ये इनके जो वजीर थे बैरम खां या प्रधानमंत्री बात बोलिए, ये इनके नेतृत्व में अपना जो अकबर है शासन किया था, यानी कि 1556 से 60 के बीच में। अकबर अब समय आ गया है कि वो वयस्क हो चुका है। 13 साल 13.25 साल की अवस्था में या 14 साल मान के चलिए वो शासक बना था। वो 4 सालों में वो वयस्क यानी कि 18 साल में हो गया था। वो अपना फैसला खुद लेना चाहता था तथा जो अकबर के दरबारी थे, सरदार थे और उनकी जो एक छाया माँ थी, धाया महाम अनगा, वो बैरम खां से जलती थी। इस वजह से उनके खिलाफ भड़काया जाता था। तो अकबर ने एक बार जब ये बाहर गए हुए थे कि बैरम खां, तो उनको आदेश दिया गया कि आप वहीं से मक्का की ओर लौट जाइए, या अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन के रूप में दिया गया कि आप वजीर या प्रधानमंत्री के पद छोड़कर दूसरे सेनापति या कोई छोटा पद अपना लीजिए। तो ये जो बैरम खां थे छोटे पद स्वीकार करने के मूड में नहीं थे। बड़े पद से छोटे पद आना एक आदमी के स्वाभिमान के खिलाफ भी होता है। तो वो मक्का जाना पसंद किए। मक्का जाने के क्रम में रास्ते में ही मुगलों की सेना ने तिलवाड़ा नाम की जगह पर बैरम खां को घेर लिया और तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। तिलवाड़ा के जगह स्थान पर ही तिलवाड़ा का युद्ध हुआ। इस क्रम में मुगलों की सेना ने बैरम खां की हत्या कर दी और 1560 में बैरम खां की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो बैरम खां की पत्नी होती है सलीमा बेगम, उनसे अपने अकबर जी विवाह कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं और उनके पुत्र जो होता है अब्दुल रहीम, उनको अपने दरबार में रख लेता है और सेनापति के रूप में रखता है। अब्दुल रहीम, जिन्हें खाना के नाम से भी जाना जाता है, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये तो थोड़ा सा राज्य विस्तार का पहला परिचय मिला। अब देखते हैं राज्य विस्तार और कौन कौन से हुए, थोड़े बहुत युद्धों की भी चर्चा करेंगे। अकबर के राज्य विस्तार को देखें तो 1562 AD मांडू धार, जो कि आज MP में है, उसके संबंध में देखें तो अकबर ने इसको जीता। इस शासक यहाँ के शासक थे सुल्तान बाज बहादुर, जो कि इनकी पत्नी थी रूपमती। दोनों का एक प्रेम का था, बहुत ही मशहूर है। दोनों अच्छे एक संगीतकार थे और उन्होंने प्रेम विवाह किया था और बाज बहादुर आगे चल के हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिए। अकबर ने यहाँ हमला करके मालवा के क्षेत्र को जीत लिया। उसके बाद बाज बहादुर अकबर के दरबार में रहने लगे। उसके बाद दूसरा अपना 1564 में गोंडवाना मध्य प्रदेश जबलपुर, इसको भी जीता और रानी दुर्गावती जो थी शौर्य के साथ लड़ी और हारने से पहले युद्ध क्षेत्र में ही आत्महत्या कर ली और इनकी जो बहन थी कमला देवी अकबर के दरबार में चली गई। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार होता है 1567 से 1576 AD के बीच में, बहुत ही संघर्षशील समय होता है अकबर के लिए, क्योंकि ये चित्तौड़गढ़ राजपूत शक्ति का प्रतीक था। राजपूत बहुत ही वीर होते थे और युद्ध को एक अपना मनोरंजन मानते थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर चित्तौड़गढ़ को जीतना अकबर के लिए बहुत ही मुश्किल का काम हो रहा था। अकबर 1567 से लेकर 1576 AD में चित्तौड़गढ़ के किले पर लगातार हमला कर रहा था, परंतु जीत नहीं पा रहा था। फिर महाराणा प्रताप यहाँ के महान योद्धा होते हैं, जो 1576 AD में हल्दी घाटी के युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। और इस युद्ध में अकबर ये अपने महाराणा प्रताप भागकर पहाड़ों में चले जाते हैं और अपने मेवाड़ राज्य को जयमाल और पट्टा दो सिपाहियों को वहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं और अकबर ने हमला करके इन दोनों की इनको मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये बहुत ही बहादुर थे। जब अकबर ने आगरा में अपना एक किला बनवाया तो इनकी वीरता को सम्मान देने के लिए 2 पहरेदार के रूप में इनकी मूर्तियाँ बनवा दी अपने किले के बाहर। देखिए कितना उदार व्यक्ति भी था। ठीक है, साम्राज्य विस्तार में तो सभी आपस में लड़ते झगड़ते हैं,
लेकिन अंततः ये चित्तौड़गढ़ को जीत लिया, परंतु अकबर मेवाड़ साम्राज्य को अपने में नहीं मिला पाया। चित्तौड़गढ़ के किले के पतन के बाद रणथंभौर का भी पतन हो गया। जोधपुर पहले ही जीत चुका था अकबर ने, फलस्वरूप बीकानेर एवं जैसलमेर सहित अनेक राजपूत रियासतों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर 67 से 76 तक, मान के चलिए लगभग 10 साल, 9 साल तो ऐसे 10 साल ये बार बार चित्तौड़गढ़ पर हमला क्यों करता था? चित्तौड़गढ़ का महत्व क्या था, क्यों हमला करता था? तो समझते हैं क्यों नहीं अकबर यहाँ पर आसानी से क्यों नहीं जीत पा रहा था और इसी पर क्यों बार बार हमला कर रहा था। अकबर की जो राजधानी थी वो आगरा थी, और आगरा से गुजरात जाने का जो चित्तौड़गढ़ था ये सबसे छोटा मार्ग था। ये जो गुजरात यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि गुजरात उस समय बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, आज भी है, ठीक है ना। तो आगरा से गुजरात जाने का सबसे छोटा मार्ग ये साबित होता था चित्तौड़गढ़, ठीक है। व्यापार में वृद्धि के लिए चित्तौड़गढ़ जितना आवश्यक था, जितना जरूरी था, क्योंकि ये मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार था चित्तौड़गढ़, और ये राजपूत शक्ति का भी प्रतीक था। अकबर को ऐसा लगता था कि चित्तौड़गढ़ को नहीं जीतेंगे तो अन्य राजपूत शासक इसकी अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह चित्तौड़गढ़ का जो था वो राजपूती संघर्ष का प्रतीक बना, इसलिए बार बार अकबर चित्तौड़गढ़ को जीतना चाह रहा था। तो इस वजह से ये चित्तौड़गढ़ पर बार बार हमला कर रहा था। राज्य के विस्तार को देखें तो 1572 से 73 AD के बीच में गुजरात पर अकबर ने हमला करके उसको जीत लिया। इसका सीधा संबंध कृषि, उद्योग एवं वाणिज्य से था, ठीक है। 1574 AD में पटना बंगाल पर अधिकार कर लिया और 92 में उड़ीसा को जीत लिया, और उसके बाद बलूचिस्तान एवं कंधार को भी जीत लिया। उसके बाद देखेंगे 95-96 में दक्षिण भारत के अहमदनगर को जीत लिया, और उसके बाद 1601 में असीर खानदेश को जीत लिया, और मृत्यु से 1 साल पहले 1604 AD तक यह युद्ध लड़ते रहा। इसके क्षेत्रों के विकास को देखें तो उत्तर में कंधार काबुल तक, पश्चिम में गुजरात सूरत तक, तथा दक्षिण में अहमदनगर खानदेश तक, और पूर्व में बिहार बंगाल को जीत लिया। लगभग 50 वर्षों में ये चारों दिशाओं में अपने साम्राज्य को फैला चुका था, और दुनिया में जितने भी साम्राज्य थे अकबर के साम्राज्य से बृहद नहीं थे। अब देखें, एक राजत्व की अवधारणा होती है। राजत्व की अवधारणा मतलब राज्य का शासन कैसा चल रहा है, या धर्म पर आधारित चल रहा है या धर्मनिरपेक्ष चल रहा है, उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं अभी हम देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो भी काल रहा है इस्लाम पर आधारित शासन रहा है। हालांकि कुछ सुल्तानों ने धर्म को राजनीति से दूर रखा, जैसे कि बलबन और खिलजी ने कुछ हद तक धर्म को नकारा था। अब देखेंगे इस्लाम के शासन का मतलब क्या होता है। जो शासन है वो इस्लाम के शासन का मतलब क्या हुआ, यानी कि खलीफा की सर्वोच्चता को स्वीकार कर रहा है कि नहीं, शासक खलीफा की सर्वोच्चता को स्वीकार कर रहा है कि नहीं। खलीफा जो एक धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख हुआ करते थे, बाद में चलकर राजनीतिक प्रमुख हुए, इनकी मान्यता ले रहा कि नहीं शासक। उसके बाद वो शरीयत कानून यानी कि इस्लामिक कानून को मान रहा है कि नहीं, उलेमाओं की इच्छा को मान रहा है कि नहीं। अब राजत्व की संकीर्ण अवधारणा पर जो अपना जो दिल्ली सल्तनत था, राजत्व की संकीर्ण अवधारणा पर आधारित था, यानी कि इस्लाम के मान्यताओं को मानने वालों में से था, और ये शासन कर रहा था बृहद हिंदू क्षेत्र में, और मान रहे हैं इस्लाम के संकीर्ण अवधारणा को। अब जब जैसे ही मुग़ल शासन में प्रवेश करते हैं, मुग़ल वंश में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर बाबर और हुमायूं अपना शासन करते हैं। इनको उतना लंबा समय नहीं मिला जितना अकबर को मिला। तो अकबर की नीतियों को हम लोग जानते हैं कि क्या थी उसकी राजत्व की अवधारणा। हमारे राजनेताओं एवं प्रशासकों को अकबर की राजत्व की अवधारणा से सीखकर अपने देश का संचालन करना चाहिए। आइए देखते हैं अकबर की राजत्व की अवधारणा क्या थी। सूफी संतों के उदार दृष्टिकोण और राजपूतों के निष्ठा और प्यार के कारण इसके अंदर अलग दृष्टिकोण विकसित हुआ। धर्म को आधार न बनाकर यथार्थवाद को आधार बनाया। यथार्थवाद का मतलब हुआ अभी किस बात की ज़रूरत है, भारतीय माहौल में क्या होना चाहिए। उदारता के तत्वों को शामिल किया। उदारता राजनीतिक कौशल को दिखाता है कि आप कितने लिबरल हैं, आप कितने पॉलिटिकली दक्ष हैं, ठीक है। राजा एवं राज को कैसा होना चाहिए, राजत्व का मतलब हुआ कि राजा एवं राज को कैसा होना चाहिए, यही राजत्व की अवधारणा है। इसके अंतर्गत देखेंगे सर्वोच्च सत्ता राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी कि किसी धर्म विशेष की मान्यता देने वाला नहीं होना चाहिए। हिंदुओं से जजिया कर हटाना, दरबार में महत्वपूर्ण स्थान देना, हिंदुओं की भावनाओं एवं त्योहारों को महत्व देना, हिंदुओं को दूसरे नागरिक यानी सेकंड सिटीजन का दर्जा न देना, इसके राजत्व की अवधारणा को दिखा रहा है, इसके धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा को दिखा रहा है। राजा को सभी प्रजा के प्रति निष्पक्ष शासक होना चाहिए, राजा निष्पक्ष होना चाहिए।
पूरे के पूरे राज्य में सामान्य नागरिकता होनी चाहिए। पूरे के पूरे राज्य में धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर भेद नहीं होना चाहिए। मुगल साम्राज्य के नागरिक हैं तो उन्हें समान अधिकार होना चाहिए। गैर मुसलमानों के प्रति सहिष्णुता के भाव इसने रखा था। उसके बाद राजा का काम प्रजा पर शासन, अत्याचार या शोषण करना नहीं होता है, जबकि उसका काम प्रजा का कल्याण करना होता है। अकबर हिंदुत्व के बहुत से परंपराओं सिद्धांतों से प्रभावित था, जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया कि राजा को प्रजा के प्रति पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो इसलिए हमारे राजनेताओं और प्रशासकों को अकबर से सीखने की ज़रूरत है वर्तमान में। राजत्व की अवधारणा के अंतर्गत देखें तो अकबर राजा का प्रभामंडल रहस्यवादी होना चाहिए, ऐसे सिद्धांतों को वो स्वीकार किया है। राजा दैवीय सिद्धांत या दैवीय तत्व वाला होना चाहिए, इस सिद्धांत को अकबर भी लेकर चलता था, तभी प्रजा उसे स्वीकार करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, राजा को सम्मान देंगे एवं अनुशासन का पालन करेंगे। इसका मतलब हुआ कि उसने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांतों को अप्रत्यक्ष रूप से अपनाया। अपने वर्तमान प्रधानमंत्री भी अपने को कल्कि अवतार ही कहते हैं, खैर ठीक है, मजाक तक। तो इस रहस्यवादी परमामंडल को बनाए रखने का राजनेताओं के पास अलग गुण होता है। आज वर्तमान में देखें तो इसके लिए अकबर झरोखा दर्शन की शुरुआत की। इसका मतलब हुआ, झरोखा दर्शन का मतलब एक खास समय में अपनी जनता को दर्शन देना। इससे व्यक्तित्व के पास एक रहस्य का ताना बुन जाएगा। जैसे कि अपने सलमान खान यानी कि राधे भाई अपने जन्मदिन के दिन अपने बालकनी से झरोखा दर्शन का देते हैं। एक तुलना के लिए मैं बता रहा हूँ। एक खास में अपनी जनता को दर्शन देना, इससे व्यक्ति के पास रहस्य का ताना बुन देता था, जैसे अभी आजकल जनता दरबार भी इसका रूप ले सकते हैं। महल में बहुत सारे चित्र लगा देना, इससे उस राजा के व्यक्तित्व में प्रभाव पैदा करता था, जो कि राजा को अमरत्व प्रदान करता था। अकबर भी इस सिद्धांत को लेकर चलता था। राजा की शक्ति एवं साम्राज्य का विस्तार का आधार व्यापक सामाजिक आधार होना चाहिए। व्यापक सामाजिक आधार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति राजा से जुड़ा हुआ महसूस करना चाहिए। एक तबका राजा से नहीं जुड़ा हुआ, एक तबका जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति राजा से जुड़ा हुआ महसूस होना चाहिए। सेना में सभी वर्ग के लोग होना चाहिए तथा साम्राज्य से जुड़े सभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, कोई भी असुरक्षित महसूस ना करे। इसके अलावा अकबर जितना संभव हो सका अपने कार्यों के माध्यम से, विचार व्यवहार से राजत्व की इस अवधारणा को लागू करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप अकबर के राजत्व की अवधारणा के परिणाम से बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई, विकास की ओर चले। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से विकास हुआ और तुलनात्मक दृष्टि से शांति काल रहा, इसलिए विकास बहुत ज़्यादा हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि विकास विकास आप लोग चिल्लाते हैं, विकास इस राजत्व की अवधारणा को अपनाने के बाद ही आप विकास कर पाएंगे अपने देश में। राजनेताओं को, अपने प्रशासकों को अकबर से सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए कि हम अगर भविष्य में राजनेता बनते हैं तो इनकी राजत्व की अवधारणा को एक रोल मॉडल के तौर पर लेंगे। इस तरह राजत्व की अवधारणा अकबर को एक भारत का महान सम्राट बनाता है। तो ठीक है, कल हम लोग अकबर के अंतर्गत ही उसकी सुलह की नीति, राजपूत नीति, कला संस्कृति में योगदान को देखेंगे। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।